नमस्कार, आपके चैनल एकेडमिक फ़कीर में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ एक ऐसे शख्सियत है, जो ये दावा करते हैं कि वो पाकिस्तान जाके इंडिया का झंडा लहरा के आए हैं। तो आइए उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि पाकिस्तान में उनको कौन-सी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। नमस्कार स्पाई साहब, आपका नमस्कार। हमारे चैनल एकेडमिक फ़कीर में स्वागत है। आप हमें ये बताइए, आप जब पाकिस्तान गए थे, तो पाकिस्तान का माहौल कैसा था? जी, पाकिस्तान जब गया था ये उस ज़माने में तो अभी भी एंटी इंडिया है। उस ज़माने में बहुत एंटी इंडिया था। डर बना रहता था कि कोई मार ना दे सड़कों पर। तो मैं आपको बता देता हूँ एक बार क्या हुआ था कि मानो मेरे कुछ दोस्त रेगिस्तान में छुपे हुए थे। रेगिस्तान कौन सा स्टेट है मैं बता देता हूँ। स्टेट था बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा का बॉर्डर। तो क्या होता है हमें जाना था बाहर मार्केट के लिए। दो लोगों को अपॉइंटमेंट मिलती है। मेरा दोस्त का नाम बता दूं मैं आपको? बता दीजिए। हाँ, वैसे उनकी डेथ हो गई तो बता ही देता हूँ। विक्की। मैं हम दोनों जा रहे थे, हम दोनों बड़ी। तो क्या होता है सामान ले रहे थे, तभी हमें कोई बॉलीवुड का गाना सुनाई दिया। हमने कहा कि 20 जूते पैक कर दो, हम आएंगे। हम जैसे ही निकले बताऊं क्या हुआ। तभी बहुत बड़ा धम से धमाका जितना मैं पैक किया था ना, उसने समझे हम बॉलीवुड के गाने से बचा लिया। बताओ बॉलीवुड का गाना था कौन 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 सा? उस गाने का नाम था मेरे सनम। वो गाना गा के थोड़ा सुना सकते हैं हम लोगों को? गाना उतना याद तो नहीं है, बट इतना याद है मेरा सनम था। लिरिक्स उतने गाने में सुनता नहीं हूँ। तो मैं आपको बता देता हूँ एक बार की एक और घटना कि ये बात होगी 2018 की। मैं उस समय शायद से रॉ में तो था ही, आईबी के लिए भी काम कर रहा था। तो शायद से मैं इंडिया श्रीनगर में आया था बिकॉज ऑफ मिलिटेंसी। तभी मुझे पता एक टिप मिलती है कि 2 आतंकवादी जा रहे दिल्ली। तुम क्या करना है? इंडिया गेट बॉम्ब ब्लास्ट करना है। बट जब तक आइडेंटिटी पता नहीं चलती तब तुम कुछ नहीं कर सकते। तो मैंने मैसेज किया अजीत डोभाल सर और नरेंद्र मोदी को। तो उन्होंने कहा ठीक है हम देखेंगे। और मानिएगा नहीं तो एसीबी जो प्रमोद है उनसे मैं तुरंत दिल्ली गया। एसीबी प्रमोद से मैंने बात की इस चीज के बारे में, जो दिल्ली स्पेशल सेल के ऑफिसर है, वो रिटायर्ड हो चुके हैं। मैंने उससे बहुत डिटेलिंग इस चीज की बात की। तो उन्होंने प्लान उठाया कि आतंकवादियों को पकड़ना है। आतंकवादियों को टाइम तो चाहिए होगा ना दिल्ली के अंदर एक्सप्लोर करने का। यूट्यूब से तो देखेंगे तो तब भी तो रियली एक्सप्लोर करना होगा रियल लाइफ में। तो हमने उनका डेली का रूटीन चेक करने लगे। रोज जामा मस्जिद जाते, 5 वक्त की नमाज पढ़ते, आ जाते वापस। धीरे धीरे करते हमने उनसे फेक दोस्ती कर ली। एक दिन क्या होता है, हमें पकड़ने जा रहे थे तब भी वो हमारे को AK-47 से फायरिंग कर देते हैं। मानना पड़ेगा उस दिन कैसे तैसे करके मुझे 4 बुलेट लग गई थी। और कैसे तैसे करके मैंने पकड़ पाया उन आतंकवादियों को। थोड़ा सोचते हो अगर हम भाग जाते या कुछ करते सोचते कितने लोग की जान चली जाती। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन पाकिस्तान में आपको किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा, उनके बारे में थोड़ा बताइए। बहुत तरह की चुनौती, जैसे टेररिज्म। जैसे एक बार क्या हुआ था, मैं गया था पीओ के है और मुजफ्फराबाद नाम की जगह पड़ती है। तो क्या होता है कि मानो कि मुजफ्फराबाद गया हूँ मैं, और मुजफ्फराबाद में मैंने देखा वैसे टेररिस्ट कैंप है। मैं सोचा नकली फेस धारण करके मैं चला जाता हूँ। मैं कोशिश किया। एक आतंकवादी मेरी आइडेंटिटी ऑलमोस्ट एक्सपोज करने वाला था। वो मुझे अपने 2 साथियों के साथ मेरे घर में आता है। तो मैंने उससे कई घंटों तक बात करा था। उसने तुम क्या कहा? तुम हमें मुसलमान नहीं लगते। मैंने कहा क्यों, क्या हो गया? उसने बताऊं क्या कहा? क्योंकि तुम्हें ना जैसे मोहम्मद का तरीका पता है, ना लक्ष्य तैयबा का तरीका पता है, ना ही तुम्हें किसी चीज का अच्छे तरीका पता है। तब भी तुम ट्रेनिंग अच्छे कर लेते हैं। मैं समझ गया ज्यादा देर और बात की गई तो ये मुझे उड़ा देगा। मैंने क्या किया, मैंने कहा कि भरोसा नहीं है तो मैं अपनी बंदूक गिरा रहा हूँ। तो वो लोग भी AK-47 उठा लेते हैं मेरी। तभी मेरी 9mm पिस्टल से दोनों को मार के भागकर
सीधे चला जाता हूँ वहां से लाहौर। और तब डर था क्योंकि पाकिस्तानी पुलिस अब मुझे छोड़ेगी नहीं, वो मुझे एनकाउंटर करके ही मानेगी। मैंने दिल्ली में कॉल लगाया, दिल्ली में कॉल लगाकर मैंने सब डिटेल बता दिया। चल तुमने कॉल नहीं लगाया, वैसे करके जैसे सिक्योरिटी मैसेज कर दिया, बताऊंगा नहीं। तो मैंने बता दिया, तो मुझे वापस इंडिया फिर से बुलाया गया। और इस बार मैं समझ गया, इस बार ISI मुझे ढूंढ के ही मारेगी। और अगर मुझे बचना है तो मुझे फोन है, अब बहुत लिमिटेड यूज करना पड़ेगा। तो मैं गया वापस पाकिस्तान। अब मुझे पता था पाकिस्तानी गवर्नमेंट किसी न किसी दिन में ढूंढेगी। मैंने काम किया, कुछ दिनों के लिए मैं चला गया वहां से कराची। कराची के जो स्लम्स है उधर रहा मैं कई दिन तक। वहां पे दरगाह भी गया। तो उधर मैं गरीबों की तरह हरकत किया ताकि कोई पहचान ना सके। एक बार की बात है, एक ISI ऑफिसर था, मुझे लगा था ढूंढने जा रहा था उधर ही, क्योंकि उनको टिप मिल चुकी थी कि मैं इस दरगाह के आसपास हूँ। तो मैं समझ गया ये कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बॉडी लैंग्वेज से कि ISI ऑफिसर है। मैं समझ गया अगर ज्यादा देर में अगर मैं इधर रुका ये मुझे हो जाएगा मेरा काम। तो छुपके से कैसे औलिया के पास गया। मुझे 2 लोग दिखे, नाम नहीं लूंगा, फकीर मतलब कुछ थे, मुझे बुलाए। उन्होंने बताया कि तुम कहीं ना कहीं हिंदू हो। मैंने पूछा कैसे, क्योंकि उन्होंने मेरी पॉकेट में हाथ डाल के एक ओम का गलती से निशान पड़ा था, वो उन्होंने देख लिया। उन्होंने कहा कि हम भी हिंदू ही है बट इस्लाम का अपनाने का नाटक करते हैं। मैंने सारी बात बताई तो उन्होंने कहा चलो कोई नहीं, उन्होंने सब बता दिया, दरगाह वर्गा का मैप वैप कि कैसे रहना है कैसे बचना है। आप मानिएगा नहीं, उसके बाद से वो लोग मुझे कभी नहीं दिखे। नहीं। कौन थे वो लोग? इनकी बहुत बार मुझे सोचा कि इनकी मदद करके इंडिया लेकर आता हूँ, बट उस बातचीत उस कन्वर्सेशन के बाद कभी दिखे नहीं मेरी लाइफ के अंदर वो लोग। बहुत ढूंढा मैंने उन्हें दरगाह वर्गा के आसपास। उन्होंने मुझे बताया था मैं किधर रहता हूँ। वो लोग उनका जो घर था वो एग्जैक्ट नहीं बताया था। वो स्लम व्लम है ना अभी तो छोटी मोटी गलियां भी है, तो ढूंढ पाना बड़ा मुश्किल था। तो आज भी उन्हें बहुत मैं याद करता हूँ और आज ये सोचता हूँ काश मुझे मिल जाते। तो मिलकर आपको हमसे बहुत अच्छा लगा। मुझे भी आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और बहुत कुछ पाकिस्तान के बारे में पता चला। और आपसे फिर मुलाकात होगी और मैं आपसे और जानना चाहूंगा कि आपका पाकिस्तान और ये आतंकवाद को लेकर क्या राय है। आपको सच पता है क्या है? बताइए। हम बांग्लादेश में भी जासूसी कर चुके हैं। अरे वाह, बांग्लादेश के बारे में कुछ बताइए आप मुझे, कैसा जगह है वो? मैं शेख हसीना के टाइम पर गया था। तो यार उस समय का भी तो पॉलिटिक्स बहुत बदल चुकी होगी। तो जो वाली पॉलिटिक्स क्या थी, मतलब कि हर कोई सेफ था उधर। मुझे भी कोई ज्यादा टेंशन नहीं रहती थी क्योंकि मैं जासूसी कर रहा हूँ उधर। मैं गया था बड़ो मिलिट्री का नहीं, समाज के बारे में। अच्छे भी लोग थे उधर, बट धीरे धीरे मैंने क्या नोटिस किया, वहाँ के लोगों को तो माइंडसेट बदल रहा कट्टर मुस्लिम की तरह। कट्टर मुस्लिम से आप क्या समझते हैं? जैसे कि देखो हर धर्म में कोई ना कोई बुरा अच्छा होता है। मैं किसी धर्म को बुरा भरा नहीं कह रहा। तो मैं आपको इतना बता देता हूँ कि देखो कट्टर का मतलब क्या होता है, तुम क्या समझते हो कट्टर से? कट्टर शब्द का इस्तेमाल तो आपने किया, तो हमको लगता है आप ही हमें बेहतर समझा सकेंगे। कट्टर का मतलब वो होता है जो दूसरे रिलीजन से नफरत करे। मैं किसी पॉलिटिकल आइडिया के साथ हूँ नहीं, ना बीजेपी के साथ हूँ ना कांग्रेस के साथ। मैं बस अपने वतन के साथ हूँ। तो बांग्लादेश में मैं क्या कर रहा था, कई दिनों की जासूसी कर रहा था। मेरी आइडेंटिटी एकदम एक्सपोज होने वाली थी। कैसे? आपको बांग्ला नहीं आता था? आता था बांग्ला। हाँ। बहुत अच्छी आती थी। पूरा बोलते पढ़ते? हाँ मैं जानी। वेरी गुड। फिर कैसे एक्सपोज हो रहा था? कैसे कि मैं एक बार गया था, ऑलमोस्ट होने वाला था। एक बार आ जाती, जिस स्लम में मैं रह रहा था, स्लम में तो रहना पड़ेगा ना जासूसी के लिए। बहुत भीड़ वाला इलाका है।
बहुत बहुत पॉपुलेटेड इलाका है। मतलब तभी क्या होता है, मुझे पता चलता है पुलिस ने हर जगह से इस्लाम को घेर लिया है और कुछ फोर्सेस घुस चुकी है। मुझे लगा शायद मुझे आज मेरा आखिरी दिन है। फिर कैसे अब बाहर निकले? मैं बाहर निकला तो एक पुलिस वाले जा रहे थे। मैंने उन्हें उन्होंने क्या कहा, दादा, तो उन्होंने हटा दिया मुझे। अगर सर बोल देता। अब दादा बोल दिया। हाँ, वेरी नाइस। सर बोल देता सोचता मेरा क्या हो जाता। तो सही में दिक्कत हो जाता। ठीक है, आपने बहुत ही उम्दा काम किया। अपने वतन के लिए जो आपने सेवा किया उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ मैं। आपसे फिर मैं एक दूसरे इंटरव्यू में मिलूंगा, आपका जो श्रीलंका में टूर हुआ था उसके बारे में जानने के लिए। थैंक यू।